हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हालचाल बच्चों, कैसे सब? नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 1, 2 and 4, 5. If the coordinates of the vertex A is 1, -2, then find the coordinate of midpoint of BC. मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हाँ जी, लगिए सॉल्व कीजिए, बताइए। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेते हैं, है ना। इसमें आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में एक ONGC वाला बताया था ना, कि जो ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 1, 2, फिर आपका जो सरकम सेंटर है 4, 5, है ना। और सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है ना। किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यानी यहां से सबसे पहले हम लोग इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को जो जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं 2:1 के हिसाब से। तो दिस इज 2 × 4, 1 × 1। तो 8 + 1 9/2, 9/3 is 3, है ना। फिर 5 × 10 और 10 और 12, 12/3 is 4। तो 3,4 is the coordinate of the centroid. I hope it is very easy to calculate, है ना। ये काम तो हमने कर लिया यार, सेंट्रोइड निकाल लिया। ओके सर, अब मैंने क्या कहा, कि हमें पता है कि भाई सेंट्रोइड तो पता चल गया, और ए जो वर्टेक्स है ना, ए 1, -2 है ना। और सेंट्रोइड अगर हमें पता है, सुनना ध्यान से, सेंट्रोइड अगर हमें पता है, सेंट्रोइड है बॉस 3, 4, है ना, लिया दिखा हुआ है। और ये ऊपर से ये भी 2:1 में काट रहा है, और बीसी का मिड पॉइंट का निकालना है, तो बीसी का मिड पॉइंट तो यही आया, है ना। सेंट्रोइड 3, 4 मैंने निकाला किस प्रॉपर्टी को यूज करके? ओएनजीसी वाले रूल से 2:1 वाला यूज करके मैंने इस पॉइंट को तो निकाल लिया। और ये भी मुझे पता है 2:1 मिड पॉइंट, मतलब इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको अल्फा बीटा मान लो, यही निकालना है अल्फा बीटा। तो 2α + 1/3 is 3। सो अल्फा की वैल्यू मुझे लग रहा है 4 आ जाएगी। ऐसे ही 2β और -2/3 = 4। तो बीटा की वैल्यू मुझे लग रहा है 7। यानी कि जो मिड पॉइंट होगा वो 4,7 कोऑर्डिनेट लाएगा, है ना। मिड पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 4,7। इज दिस क्लियर गाइस? चलो, मेरे ख्याल से हो गया ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। Vertices of a triangle are 2, -2, -2, 1 and 5, 2। Find the distance between
इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। गाइस इसमें बच्चों को लगता है यार कि ये तो बड़ा खतरनाक सा सवाल है, कैसे निकलेगा ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड, है ना। देखो वैसे हमने आपको बतलाया है तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से तो चीजों को हम कर ही सकते हैं, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। सुनना ध्यान से। वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर ये ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड कैसे निकालें। तो देखो स्ट्रेट लाइन पता होगा तब तो कर ही सकते हो कि सेंट्रोइड है, मीडियंस का इंटरसेक्शन निकाल लो, दो मीडियंस लिखकर ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन निकाल लो, तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, तो जनरल तो हो जाएगा ऐसे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल हो जाता है, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है ना, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ना, तो जैसे अगर मैं ए को मान लेता हूं, सपोज कर लो 2, -2 है ना, बी को मान लिया मैंने -2, 1 और सी को मान लिया मैंने 5, 2 है ना। तो ए बी का डिस्टेंस देखना जरा, ए बी का डिस्टेंस है अगर √2 - 2 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर मतलब 5। अगर बीसी निकालो तो -7 यानी 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। फिर सी ए निकाल लो, तो 5 में से 2 गया 3 और 4 यानी कि 5। आप देखो बच्चों, एक 5 है, एक 5 है, एक 5√2 है, मतलब ये ट्राइंगल कैसा होगा। ये ट्राइंगल मुझे लगता है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें बीसी बीसी हाइपोटेनस होगा, जिसमें बीसी हाइपोटेनस होगा। ये है आपका हाइपोटेनस की, और ए है ये, है ना। ए इज 2, -2, बी इज -2, 1 एंड सी इज 5, 2 गाइस। तो आपने देखा ना AC का डिस्टेंस कितना है 5, AB का डिस्टेंस 5 और ये है 5√2, यानी यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल बना बच्चों, यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो ये एक स्पेशल केस है, जिसको एक्सप्लोर किया होता आपने तो आपको समझ में आ जाता कि हाँ यार ये तो एक स्पेशल केस है। अब ऑर्थो सेंटर तो यही पॉइंट हो गया, ये तो बताया था मैंने, जहां राइट एंगल बनता है ना। और सर्कम सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट। तो भाई इसका जो मिड पॉइंट, इसको अगर मैंने डी बोला तो ये हो जाएगा इन दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला 5 में से 2 गया 3/2 और 2 में से गया 3, 2 1 3, 3/2। यानी कि अगर कोई कहता ना कि ऑर्थो सेंटर और इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो ये डिस्टेंस इट इज आस्किंग, ये डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी। अच्छा ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड है, सॉरी। तो ऑर्थो सेंटर तो निकल गया है ना, सेंट्रोइड है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सेंट्रोइड मतलब मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट मतलब इस पे आएगा, सेंट्रोइड है ना, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, सॉरी। तो 5 में से 2 गया 3, 3 और 2 5 है ना, तो 5/3 और 1 2 -2 0 1/3। इसके बीच का डिस्टेंस आएगा दोस्त, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस आएगा। तो सेंट्रोइड और इसके बीच की दूरी वो बेकार में निकाल लिया मैंने, है ना। तो √5/3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 9, नहीं सॉरी 6। तो 1/9 49/9 50 5√2/3, है ना। तो हम लोग बोले क्या कि ये तो ऐसे ही निकल गया, अगर पूछा होता ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी तो वो निकलता है ना। बाकी तो ये 5√2/3 है ना, कुछ बच्चों का आया भी है। तो बहुत बार आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जनरल ट्रायंगल होता तब कैसे निकालते सर। जनरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड आपका बड़ी आसानी से निकल जाता है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए फिर आप दो ऑल्टीट्यूड्स को सॉल्व करते हैं ना, ऑल्टीट्यूड्स यानी परपेंडिकुलर्स लिखने पड़ते हैं, तो वो आ जाता है, कर लोगे स्लोप लोप करके। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो देख लेंगे वो सब, नॉट एन इशू।
चलिए मेरे ख्याल से अगर आप सभी बच्चों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालना है। इसमें इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए है x1 y1, बी है आपका x2 y2, और आपके पास सी है x3 y3, है ना। ए आपका x1 y1 है, बी x2 y2 है और सी x3 y3 है, और इस ट्रायंगल का एरिया। तो आज हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। हम आज डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई होप आपने डिटर्मिनेंट के जो लेक्चर्स हैं वो कर लिए होंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेंट यूज होगा आज। तो ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, इसके थ्रू एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको फॉर्मली तरीका बतला देता हूँ कि कैसे आता है ना, बाकी एक फॉर्मूले पे हम जाएंगे और बात खत्म करेंगे, है ना। तरीका क्या होता है एरिया निकालने का या प्रूफ करने का, यूं बोल लो आप, कि हम इससे क्या परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे। और हम करते क्या है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट को हमने डी कहा, इसको ई कहा और इसको एफ कहा। तो बॉस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिखते हैं। या अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस सिंबल डिनोट्स एरिया, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, दिस सिंबल डिनोट्स एरिया, है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत नहीं तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, एबीसी का एरिया, है ना। ट्रायंगल लगाना है तो ट्रायंगल लगा लेते हैं, तो क्या। दिस इज, देखना ध्यान से, है ना, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए हम बना देते हैं ना, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, है ना, बी डी ई एफ नहीं, ए, बी डी ई ए प्लस प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हो, हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, परपेंडिकुलर से ही, परपेंडिकुलर से ही है ना। तो हमने बोला सबसे पहले एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजिज्म, है ना, ट्रेपेजिज्म है वैसे तो, ठीक है ना, बी डी ई ए, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे ए ई एफ सी। अब सोचो इन दोनों का एरिया अगर आपने जोड़ा ना, इसका ट्रेपेजिज्म का एरिया जोड़ा और इसके ट्रेपेजिज्म का एरिया जोड़ा, और माइनस इस ट्रेपेजिज्म का एरिया कर दिया, है ना, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म बी डी एफ सी। माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म बीडीएफसी। एक बार आराम से देख लेते हैं ना, बहुत जल्दबाजी नहीं है, और ये ऐसे कोई प्रूफ प्रूफ नहीं करता है आदमी, हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं ना। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर इस ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बारे में बात करते हैं हम, है ना, तो मैं बोल सकता हूं इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रेपेजिज्म का एरिया निकालना, फिर इस ट्रेपेजिज्म का एरिया निकालना, और माइनस इस ट्रेपेजिज्म का एरिया करना, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा, और ये निकालना बड़ा आसान है ना, क्योंकि ट्रेपेजिज्म का एरिया कैसे लिखते हो, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों आपको पैरेलल साइड्स पता है, इसका लेंथ y2, इसका लेंथ y1, तो हाफ y2 प्लस y1, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मतलब इनके बीच की दूरी x1 माइनस x2, है ना। ऐसे सब निकल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, आराम से आप देखोगे सब निकल जाएंगे। तो उससे जो फॉर्मूला आएगा ना वो मैं लिख रहा हूं।
तो उससे जो फॉर्मूला आता है और उसको अगर मैं डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करूं, उसको मैं अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा इस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो आएगा दैट इज हाफ, है ना, दैट इज हाफ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ देखिएगा ध्यान से, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ देखना ध्यान से, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, है ना, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये जो वर्टाइसेस है ना, देखना x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बोल दो, तो ध्यान रखिएगा कि अगर एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव तो कभी ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे आप, तो लेकिन कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर आप इसमें एक मॉड्यूलस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक मॉड्यूलस का निशान लगाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कि अगर ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी तो क्या करेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो एरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसमें एक मॉड्यूलस का निशान। तो आई होप इट इज क्लियर कि एरिया अगर नॉन नेगेटिव है तो इस बात का हम में से हर एक बच्चा ध्यान रखेगा कि अगर इन केस कभी एरिया नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे मॉड्यूलस लगा के। कोई बोले सर ये ओपन होके क्या आएगा, तो आपको याद ही होगा ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से विख्यात होता है, सारस रूल कहीं कुछ है ना, मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आना ही चाहिए आपको, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी याद कीजिएगा ऐसे लिखते हैं हम लोग और कुछ x1 y1 ऐसे लिख देते हैं ना, और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं ना, हाफ इधर वाला पॉजिटिव चलता है शायद, है ना, x1 y2 फिर x2 y3 प्लस में चलेगा और इधर प्लस एक और आएगा x3 y1 और माइनस में क्या आएगा इधर वाला, है ना, कितना x2 y1 इधर वाला x3 y2 और इधर वाला x1 y3। समझ गए बात को, है ना, हाफ क्या हो गया x1 y2 x2 y3 x3 y1, इसको बस लिख देना है ना, x1 y1 वाले को दोबारा से एक बार रिपीट करना है, x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस इधर से x2 y1 x3 y2 एंड x1 y3। दिस इज हाउ यू कैन राइट। इसको ओपन करोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि देखो ना ओपन करोगे तो क्या आएगा x1 इंटू डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है ना, देख लीजिएगा। तो हम लोग बोले कि इसमें अगर ओपन करोगे तो हाफ x1 इंटू, है ना, x1 इंटू याद करना y2 माइनस y3। जिन्होंने रिकॉर्डिंग कम से कम एक लेक्चर भी देखी होगी तो ओपनिंग तो सीख ही गए होंगे, है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, फिर क्या था बच्चों माइनस y1 या इससे लिख लो माइनस x2, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो माइनस x2 और y1 माइनस y3। कोई बोले कि यार सर मैंने तो देखा ही नहीं है, तो फिर नहीं समझ में आएगा, बहुत ऑब्वियस बात है, अगर डिटरमिनेंट नहीं आता तो, है ना, ये वाली चीज नहीं आएगी। फिर x3 इंटू y1 माइनस y2, ये कैसे लिखा जाता है वो नहीं आएगा, है ना, बाकी तो चीज समझ में आ ही गई कि कैसे ओपन करना है। तो हाफ इंटू देखना कितना आएगा x1 y2, है ना, फिर प्लस में यहां देखना प्लस x2 y3 और फिर इधर देखना प्लस x3 y1 माइनस ब्रैकेट में, है ना, इधर से कितना आएगा x1 y3 माइनस x2 y1 और x3 y2। देख लो आप एक बार, और इसका मॉड जरूर लगाएंगे। क्यों मॉड लगाएंगे भाई? क्योंकि अगर एरिया इन केस नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आप देख लो शायद ऐसा ही होगा, x1 y2 देखो फर्स्ट टर्म, फिर x2 y3 फिर x3 y1, ठीक है, माइनस के बाद देखना x1 y3 यहां नीचे लिखा हुआ बच्चों, x1 y3 देखो आप, है ना, x2 y1 यहां लिखा हुआ है ऊपर x2 y1 और फिर है x3 y2, है ना, तो सेम चीज आ जाएगी, है ना, सेम चीज आ जाएगी। फिर भी कुछ पूछना हो तो बताना यार। अगर कभी कोई कहता है ना, अगर कोई कहता है ना कि इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3
है ना, डिटर्मिनेट कर लीजिएगा जरूर से, इज आर कॉलिनियर, आर कॉलिनियर, है ना। अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो बच्चों आपको ये समझ में आती होगी बात कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो जो एरिया होगा तीनों, क्योंकि कॉलिनियर है तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, यानी एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0 के बराबर, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर बात कर रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो द एरिया इज गोइंग टू बी 0, मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, and x3 y3 1, this area is going to be 0, है ना, this area is going to be 0, ये याद रखने लायक है ना, रिमेंबर इट। चलिए एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से चालू करते हैं, एकदम सिंपल, टू द पॉइंट। if the vertices of a triangle are, है ना, if a vertices of a triangle are 1, 2, 4, -6 and 3, 5, then its area is, बताओ बच्चों इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है, एरिया बताओ। यस 25/2। तो वैसे तो हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 4 -6 3 5 और 1 2। अगर इन केस नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको मॉड्यूलस लगा के लिखेंगे ना, तो हाफ कितना आएगा भाई, -6 +20 और +6, है ना, 6 -6 और 20, और फिर नेगेटिव में कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा 18, और फिर ये आएगा -5। तो बच्चों 6 तो कट जाएगा एंड दिस इज हाफ, 18 में से 8 गया 10, 10 में 5 गया 5, तो ये 25। तो यानी कि दिस आंसर इज 25/2, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा, पहले भी किया होगा, 25/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट A divides the join of the points -5, 1 and 3, 5 in the ratio k is to 1, and coordinates of B and C are 1, 5 and 7, -2 respectively, 1, 5 and 7, -2 respectively, if area of triangle ABC be 2 units, then K is equal to, सबसे पहली चीज अगर हम बोलें कि -5, 1 है ना, -5, 1 और 3, 5 को ये जो भी है पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k/1 है, तो ये हो जाएगा 3k -5/k+1, ए का कोऑर्डिनेट, और इधर से मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 5k+1/k+1। तो बच्चों जब ए का कोऑर्डिनेट ये आ गया, है ना, ए का कोऑर्डिनेट ये आ गया, बी का हमें पता है, सी का हमें पता है, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर से वही 3k -5/k+1 x1 हो गया, और इधर 5k+1/k+1,
फिर कितना आ जाएगा इधर से आपका 1 5 और फिर हो जाएगा 7 माइनस 2। शायद यही 3 पॉइंट्स हैं। तो ये एक ज्यादा बढ़िया रहता है कि हम इसकी जगह फिर से इन्हीं में से कोई पॉइंट यूज कर लेना। तो 7 माइनस 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है ना। 7 माइनस 2 से आएगा ही, 2 बार तो आएगा ही। और फिर 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 और 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। देखिएगा ध्यान से आप लोग बच्चों। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, है ना। तो मेरे ख्याल से देखो पहली चीज तो ये आ गई है 5 इंटू 3k माइनस 5। पहले पूरा सुन लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, है ना, अपॉन k प्लस 1। है ना, एक तो ये आएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 और माइनस 2 के प्रोडक्ट में माइनस 2 आ जाएगा। ओके, हाँ, 1 और माइनस 2 के प्रोडक्ट में माइनस 2 आ जाएगा। फिर ये 7 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 7 टाइम्स। देखो बच्चों एलसीएम तो सबका सेम ही आएगा ना। फिर इधर से आएगा माइनस के साथ, है ना, माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल आएगा। फिर ये माइनस ऑफ 35 आएगा। और फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। चेक कर लो आप, है ना। तो फिर मुझे लग रहा है कि -35 और -2 इज -37। और ये 5 टाइम्स ऑफ दिस और ये 2 टाइम्स ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 7 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। चेक करते जाइएगा, है ना। और फिर लास्ट में 7 माइनस 1 कितना जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। बच्चों एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, ध्यान रखिएगा। 7 नहीं आएगा, देख लिया, एलसीएम सेम है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका k प्लस 1। और इधर कितना बनेगा, -37 k प्लस 1 प्लस प्लस आएगा 21k माइनस 35 और प्लस 30k प्लस 6। यानी कुल मिला के मुझे लग रहा है कि 30 और प्लस 21k और माइनस 37k, तो -7k तो 14k आ जाएगा यार, 14k। और -37 और -35 इज -72, है ना, -66। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना सभी बच्चे, एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या ये आया है सबका। इसके बाद भी एक ट्विस्ट है ना, इसके बाद भी एक ट्विस्ट है। अब बोलोगे सर क्या ट्विस्ट है। ध्यान रखिएगा कि हमें के की वैल्यू नहीं पता, तो हमें एरिया तो मॉड लगा के लिखना चाहिए। हमें एरिया मॉड लगा के लिखना चाहिए। क्यों एरिया मॉड लगा के लिखना चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव एरिया हो सकता है और नेगेटिव एरिया भी हो सकता है। तो हम लोग के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमें तो एरिया 2 दिया हुआ है, तो दिस इक्वल टू 2 लिखेंगे। आप समझ में आया मॉड क्यों लगा। नहीं समझ में आया तो बताइए मॉड क्यों लगा, समझ में आया। मॉड इसलिए लगेगा कि के की वैल्यू अभी पता ही नहीं मुझे, तो जब मुझे के की वैल्यू पता ही नहीं है तो मुझे मॉड लगाना चाहिए ना यार। के की मान लो के की किसी वैल्यू के लिए अगर ये नेगेटिव हो जाए तो मॉड लगा के उसका एरिया पॉजिटिव करके ही 2 होगा, है ना। तो यानी अब मॉड खुलेगा तो 14k माइनस 66 अपॉन k प्लस 1 की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 2 या फिर 14k माइनस 66 अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 14k माइनस 66 इक्वल टू 2k प्लस 2 और इसको इधर लाओगे तो 12k हो जाएगा, है ना। और इधर कितना जाएगा 68 और k की वैल्यू यहां पे मुझे लग रहा है 4 या 12, 17/3। एक तो 17/3 लग रहा है, दूसरा 14k माइनस 66
इक्वल टू -2k -2, तो यह देगा 16k इक्वल टू 64, तो k की वैल्यू 4 आ रही है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं गाइस कि k की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक 17/3 आ रहा है। एक 4 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 17/3। आपको समझ में आई मेरी बात? 4 and 17/3। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका हाफ आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका गड़बड़ हो गया, इसका हाफ आएगा ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्त, ये थोड़ा सा हाफ आएगा ना, तो इधर 4 आएगा और -4 और सॉरी सॉरी गलती हो गई मुझको बाबा। मेरे ख्याल से 4 आएगा या -4 आएगा, है ना। तो 4k + 4 और इधर आएगा -4k -4, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। 10k इक्वल टू 70, तो k की एक वैल्यू आएगी 7 और इधर आएगा 18k इक्वल टू 62, यानी k की वैल्यू आएगी 31/9। 31/9 मतलब 7 and 31/9। अब बताओ, अब ठीक है। चलो अगर लिख लिया हो सभी बच्चों ने तो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट, है ना, लॉजिक जरूर बतलाना जो भी आप प्रूव करेंगे। ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of an equilateral triangle all the coordinates cannot be rational, मतलब सारी कोऑर्डिनेट जो है ना वो रेशनल नहीं हो सकते। किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। प्रूव दैट ऑल द कोऑर्डिनेट्स, prove the coordinates of an equilateral triangle cannot ठीक है, all the coordinates of the equilateral triangle cannot be rational ना। दिमाग में भी रखना है, याद भी रखना है और प्रूव भी करना है। चलिए करिए फटाफट से प्रूव कीजिए। ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रेशनल, मतलब सारे के सारे कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान ले ऐसा है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बोला भाई a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 है, ऐसे है ना, बोला ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स ये क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स रेशनल नहीं हो सकते। मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब के सब एट ए टाइम रैशनल नहीं हो सकते। रैशनल आई होप यू नो, रैशनल मतलब एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर, है ना, p अपॉन q, q नॉन जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट रेशनल नहीं हो सकते। मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 में से कोई ना कोई इरेशनल होगा ही होगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 में से कोई ना कोई इरेशनल होगा ही होगा, ये प्रूव करना है गाइस। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से खेल रहे हैं, है ना, वी आर यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने कि सपोज, हमने बोला सपोज ऑल कोऑर्डिनेट्स आर रेशनल, हमने सपोज कर लिया। अगर सोचो अगर ऑल कोऑर्डिनेट्स रेशनल हैं तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर रेशनल, हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा मान लिया। तो ये जो डेल्टा है हाफ वाला, है ना, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, आप जरा सोचो, है ना, आप जरा सोचो ये एरिया कैसा आएगा अगर सारे कोऑर्डिनेट रेशनल हैं, तो ये एरिया कैसा आएगा। तो बेटा अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब रेशनल हैं, तो x1 के साथ जैसे ये मल्टीप्लाई होगा x2, ये सारे मल्टीप्लाई होके होंगे।
तो जब रेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इनफैक्ट डिवाइड भी होता है, तो भी रेशनल नहीं बनता है। रेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटीज देगा? रेशनल नहीं देगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज डेल्टा इज रेशनल, यानी जो एरिया होगा वो रेशनल होगा, ये यहां से इंप्लीकेशन आ रहा है ना। अभी जो हमने फॉर्मूला जो देखा है उसके हिसाब से, लेकिन बच्चों हमने बचपन में भी तो एक फॉर्मूला देखा है ना, उसके हिसाब से एरिया आता है √3/4 a²। √3/4 a²। ए क्या होता है? किसी एक साइड का डिस्टेंस। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो किसी एक साइड का लेंथ अगर निकालोगे, जैसे मान लो हमने इसका लेंथ निकाला, इसको बोल दिया मैंने ए, तो बच्चों अगर हम ये a निकाल रहे हैं तो ये a किसके बराबर होगा? ये होगा √3/4 a², मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आता है, ये आता है। तो अब तुम खुद सोच के बताओ कि अगर x1 x2 y1 y2 रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल जाएगा रेशनल, उसका स्क्वायर भी रेशनल, रेशनल सब रेशनल है, लेकिन ये जो √3 का फैक्टर है, ये क्या बतलाएगा कि दिस इज इरेशनल। तो कैन यू स्मेल सम कॉन्ट्राडिक्शन हियर? कैन यू स्मेल सम कॉन्ट्राडिक्शन हियर? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को रेशनल मान लिया, तो हमारे पास एरिया रेशनल आ रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर हमने कोऑर्डिनेट्स को रेशनल मान रखा है, तो इधर से एरिया इरेशनल आ रहा है, यानी कि एक तरफ से रेशनल आ रहा है, एक तरफ से इरेशनल आ रहा है, एंड दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। एंड इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो उसका मतलब जहां सपोज किया था ना कि भाई ये अज्यूम किया था मैंने, और कुछ आगे चल के कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वही गलत है। यानी जो गलत है वो क्या है कि ऑल कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल नंबर्स, है ना। तो ये सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि सारे कोऑर्डिनेट्स रेशनल नहीं हो सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा बॉस। चलिए सभी बच्चों का क्लियर हो गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k find the value of k for which k plus 1 comma 2 minus k 1 minus k comma minus k and 2 plus k comma 3 minus k are collinear। k की वैल्यू बताइए। चलो बहुत सारे बच्चों के 1 आ रहे हैं, किसी के -1, किसी के 0, सभी कुछ आ रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इसका चाहो तो डिटरमिनेंट लिख लो, कैसा आएगा? k plus 1 2 minus k 1 then is 1 minus k 1 2 plus k 3 minus k and 1 and this should be 0, this should be 0, है ना। तो आप किसी के अलोंग भी ओपन कर सकते हैं ना, किसी के अलोंग भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है सर मैंने कॉलम नंबर 1 के अलोंग ओपन किया, डिटरमिनेंट आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कर लीजिएगा, है ना। k plus 1 के साथ कितना आएगा? माइनस के, और इधर से आएगा -3 plus k, तो ये कट जाएगा, है ना, k plus 1 के साथ। फिर आएगा आपका 1 minus k के साथ, तो नेगेटिव ऑफ 1 minus k, और ये हटेगा तो 2 minus k -3 plus k, तो इसका भी कटा, और फिर लास्ट में आएगा 2 plus k और फिर 2 minus k और प्लस के इक्वल टू 0, तो ये भी कट जाएगा ना। अब देखना यहाँ पे आ रहा है -3, तो -3 के -3 आ रहा है, आप चेक कर लो, -3 के -3 आ रहा है। यहाँ देखना, यहाँ माइनस आ रहा है, बट ये 2 -3 -1 और आ रहा है, तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस की। ये देखना 2 यानी कि 4 प्लस 2 के, यानी -3 के माइनस के इज -4 के प्लस 2 के इज -2 के, तो उधर ले जाओगे तो 2 के,
और 4 + 1 5 - 3 = 2, तो k की वैल्यू शायद 1 आनी चाहिए। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना? देख लेना आप। If the area of triangle formed by the points 1, 2, 2, 3 and x, 4 is 40 square units. Find x. x की वैल्यू बतलानी है। देख सकते हो कि इसमें आप लोगों ने सही किया है, बहुत अच्छा लगा देखकर, है ना? नहीं तो बहुत सारे बच्चे बार-बार मिस्टेक करते हैं ऐसी, है ना? ध्यान रखिएगा कि हम जो एरिया निकाल रहे हैं पहले, वो तो निकाल लेते हैं एक बार, है ना? देखिए, तो हाफ इंटू अगर 1 के साथ ओपन करोगे तो 3 - 4 है ना? 3 - 4 इज -1 है। -2 के साथ ओपन करते हो तो ये 2 - 4 दैट इज -2, और फिर x के साथ निकालते हो तो 2 - 3 -1 यानी -x आएगा। तो हाफ इंटू दिस इज -1 प्लस 4 -x, है ना? याद कीजिए कि मैंने बताया था कि इसका मॉड लेना पड़ता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 के बराबर, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज 3 - x का मॉड इक्वल टू शायद 80 आएगा, और 3 - x इक्वल टू यहां से +-80 आएगा दोस्त। तो x की वैल्यू एक तो 83 आ जाएगी और एक आ जाएगा शायद -77। एक 83 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? -77। ठीक है बच्चों, चलिए तो सब बच्चों ने मॉड लगाया, दैट्स ग्रेट। कुछ सवाल बाकी रह गए थे, है ना? उसके इनइक्वालिटी के, वो कर लेते हैं पहले, है ना? और इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, है ना? इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे अपना रिवीजन वगैरह करने का, क्योंकि इसका होमवर्क आएगा, थोड़ा समय लगेगा, है ना? इसका होमवर्क आएगा, थोड़ा समय लगेगा। चलो बच्चों, इनइक्वालिटी वाला जो डाउट है अगर कोई, तो वो पूछ लो मेरे से, है ना? इनइक्वालिटी वाला अगर कोई डाउट है, आई थिंक 31 से 36 तक, है ना? कोई पूछना हो तो बताओ। हाँ, 31 से 36 में कोई पूछना हो तो बताओ। इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। 36 वाला और 15 वाला सेम सवाल है ना, बताया भी था। खैर कोई बात नहीं, चलो 36 वाला बता देते हैं। ये सिंपली दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए। इसमें दो तरीका बतलाया था, एक तो साइन को कॉस में बदल के या कॉस को साइन में बदल के, और दूसरा ये जो इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं ना, उससे बतलाया था। इसमें हम लोग वही लगा रहे हैं ना, टीटूस लेमा या टीटूस इनइक्वालिटी, है ना? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा? a प्लस बी। मतलब टीटूस लेमा के हिसाब से तो ये 1/a+b से बड़ा होना चाहिए। हाँ, बट क्वेश्चन कहता है कि दिस इज इक्वल टू 1/a+b, मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो याद है x1 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू x2 अपॉन अल्फा 2, ऐसा ही आया था, याद कीजिए। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि a1/b1 इक्वल टू a2/b2, तो क्या होता था, है ना? आपको याद है ये फॉर्मूला, a1/b1 इक्वल टू a2/b2, तो क्या लिखते थे हम इसमें? हम लोग इसमें लिख सकते थे a1 प्लस a2/b1 प्लस b2। ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया हुआ है। तो यानी a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और अपॉन a प्लस b। देख लो, क्वेश्चन के हिसाब से हमें साइन की पावर 8 अल्फा निकालना है, तो बेटा देखना साइन स्क्वायर अल्फा क्या हुआ? साइन स्क्वायर अल्फा हुआ a+b, है ना? और मुझे निकालना है साइन की पावर 8 अल्फा, तो यानी कि मुझे 4 पावर रेज करना चाहिए। तो साइन की सॉरी
साइन स्क्वायर अल्फा की पावर अगर आप 4 निकालते हो तो ये कितना आएगा, ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, ये बनेगा, है ना। तो यानी यहां बन जाएगा साइन की पावर 8 अल्फा और अपॉन ए क्यूब निकालना है, अपॉन ए क्यूब निकालना है। तो एक ए क्यूब से डिवाइड कर दोगे बच्चों तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 4, आप चेक कर लो। यहाँ साइन की पावर 8 अल्फा बन गया और ए क्यूब से डिवाइड किया तो ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 4। ऐसे ही आप कॉस की वैसे ही इससे निकाल लीजिएगा ना, ऐसे इससे से निकाल लीजिएगा कॉस की पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब। आई होप आप लोग स्मार्ट हो, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4। और जैसे ही जोड़ोगे आप तो ऊपर आपको दिख रहा है ना ए प्लस बी और नीचे ए प्लस बी की पावर 4 एलसीएम, तो एक कट के बचेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। और कोई सवाल पूछना है किसी बच्चे को? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार। बाकी इनइक्वालिटी और इस तरह की चीजों को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा सो दैट कि आप आगे ज्यादा स्ट्रगल ना करें, है ना। तो ठीक है फिर, गुड नाइट, सी यू ऑल, बाय बाय।